गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज निशांत। सो बेसिकली हम इससे पहले अपना कुछ कुछ 3 क्लास कर चुके हैं सर। एक हमने क्लाउड पे की है, एक हमने रेनफॉल पे की है और तीसरी जो क्लास हमने की थी कल वो हमने की थी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में। ठीक है। तो अपनी पहली क्लास में मैंने आपसे कहा था सर कि हम जो ज्योग्राफी का ब्रांच है या एक पार्ट है उसे हम कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं। हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो मैं आज एक टाइमलाइन खींच देता हूँ, टाइमलाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जिससे कि हमारे जो नए लड़के हैं उनको आसानी हो जाएगी कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। देखिए क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है ना, क्लाइमेटोलॉजी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है प्रेशर, ठीक है, और तीसरा है सर आपका रेनफॉल। ठीक है सर। देखिए हम टेम्परेचर पढ़ेंगे, हम प्रेशर पढ़ेंगे, हम रेनफॉल पढ़ेंगे। ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं सर। इनके अंदर हर सब टॉपिक्स भी होते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स इनके अंदर हैं। ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। टेम्परेचर में सर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर क्या है, इसके फैक्टर्स क्या है अफेक्टिंग टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर, और इन्वर्जन। ठीक है। टेम्परेचर में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर है, फैक्टर कौन कौन से हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन। दिल्ली में जो हम देखते हैं ना सर स्मॉग आता है, वो इसकी वजह से ही आता है इन्वर्जन। इंटरेस्टिंग है सर, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। प्रेशर में सर कुछ नहीं है, विंड पढ़ेंगे हम सर। ठीक है, हम विंड के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में, ये विंड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। और हम पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में। और फिर हम पढ़ेंगे विंड्स। 3 टाइप की होती है सर। एक होती है प्लेनेटरी, दूसरी होती है मॉनसून, तीसरी होती है या सीजनल विंड्स, और तीसरी होती है लोकल। ठीक है। रेनफॉल में सर सबको ही पता है, पहले होता है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये पढ़ना है सर हमने। फिर बनते हैं क्लाउड्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी वेरी फर्स्ट क्लास में। मैं 3 क्लास बना चुका हूं। पहली क्लास में हमने क्लाउड्स पढ़ा है बहुत ही अच्छी तरह से। जिन्होंने वो क्लास देखी है उन्हें क्लाउड्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। तीसरा है आपका रेनफॉल। ठीक है सर, तीसरा आपका रेनफॉल है। अब सर रेनफॉल में क्या है ना, रेनफॉल जो हमने पढ़ा है ये भी हमने अपनी रेनफॉल पढ़ा है हमने अपनी वेरी सेकंड क्लास में। सेकंड क्लास में मैंने रेनफॉल पढ़ा है, फर्स्ट क्लास में मैंने क्लाउड्स पढ़ा है, क्योंकि क्लाउड्स क्लाउड्स का ही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा रेनफॉल में। तो सेकंड क्लास में मैंने आपका रेनफॉल पढ़ाया है, वो दोनों आप देख लीजिएगा इन दोनों को। लास्ट में आता है सर आपका फ्रंट्स। फ्रंट्स का थोड़ा थोड़ा यूज जो है हमने रेनफॉल में देखा है, बाकी हम और देखेंगे। और फिर आता है साइक्लोन्स, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे ये देख के कि ये साइक्लोन बहुत कॉमन है। ठीक है। रेनफॉल आजकल किसी इलाके में बहुत ज्यादा हो रही है, किसी में नहीं हो रही है। इनवेरेबली इनवेरेबल रेनफॉल हमारे हर इलाके में हो रही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से। ठीक है। तो ये जो ब्रांच है ज्योग्राफी की, इससे क्वेश्चंस आते हैं सर। यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है, और हमारे जो दोस्त एसी की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडेंट, उससे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं ये पहले आपको बता दूं। ठीक है। तो जो नए लड़के हैं या जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये टाइमलाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये टाइमलाइन जब एग्जाम में आप रिवाइज करेंगे ना सर, जब हम पूरा आप नोट्स नहीं पढ़ पाते हैं और लास्ट टाइम पे आपको रिवाइज करना है, तो आप ऐसे ही करेंगे। टेम्परेचर था सर, हमने टेम्परेचर में हमने फैक्टर पढ़े थे, फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हमने इन्वर्जन पढ़ा हुआ है। प्रेशर में मैंने क्या क्या पढ़ा है, प्रेशर में मैंने पढ़ा है विंड सिस्टम, प्रेशर में मैंने पढ़ा है प्रेशर बेल्ट। ठीक है। फिर अब विंड्स पढ़ी है मैंने 3 टाइप्स की, प्लेनेटरी हो गई, सीजनल हो गई, लोकल विंड्स हो गई। इस तरह से रिवीजन में काम आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ सर। ठीक है। मुझे माफ कीजिएगा सर, मैं आज थोड़ा सा तेज रहूंगा। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, वो पूरी की पूरी करप्ट हो गई। इससे जस्ट पहले अराउंड 1 घंटे की वीडियो थी, वो पूरी की पूरी करप्ट हो गई है। तो फ्रस्ट्रेशन तो सर होता ही है, आफ्टर ऑल हम सब ह्यूमन बीइंग ही है। बट फ्रस्ट्रेशन तो नेचुरल है सर, बट पेशेंस आपको कमाना पड़ेगा। ठीक है। तो पेशेंस इज द की टू सक्सेस, यही हम यूपीएससी में बोलते हैं कि पेशेंस पेशेंस एंड पेशेंस। ठीक। चलिए, तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड रेनफॉल, आई होप ये तीनों हमने टाइमलाइन खींच ली होगी। तो आज हम इस चीज से शुरुआत करेंगे जो कि है टेम्परेचर, उसके फैक्टर्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशन।
तो देखिए क्लास लंबी नहीं होगी, आज हम खाली पढ़ेंगे टेम्परेचर के फैक्टर्स, ठीक है। टेम्परेचर पढ़ूंगा, टेम्परेचर के फैक्टर्स पढ़ाऊंगा, कुछ 5-6 फैक्टर्स हैं इनके बारे में पढ़ाऊंगा। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन में कल मॉर्निंग में क्लास ले लूंगा डिस्ट्रीब्यूशन की, एंड देन इन्वर्जन में कल इवनिंग तक ले लूंगा। मतलब 2 दिन में हमारा ये पूरा टेम्परेचर का टॉपिक जो है ये आपका खल्लास हो जाएगा, मतलब बेसिकली ऑल टुगेदर खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट में कुछ एक आध क्वेश्चन हम डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर, तो डायरेक्टली मैं पीपीटी में आता हूँ। ठीक है सर, अब देखिए ये पीपीटी में पूरी पीपीटी लिखी हुई है कि टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, टेम्परेचर हीट में क्या डिफरेंस है, हम टेम्परेचर हीट में क्या क्या कहते हैं। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ डिफरेंस यही समझा देता हूँ अपने मत मैटर में। देखिए पहला है सर, एक है टेम्परेचर, ठीक है, और एक होती है हीट, ठीक है। अब सर इसमें अंतर क्या है, ठीक है। अब देखिए सर इसमें अंतर क्या है, जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर क्या है सर देखिए, और हीट क्या है बताते हैं। मानिए ये कोई कंटेनर है, इसमें कुछ भी रखा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी रखा मान लेते हैं, इसके नीचे मैंने एक फ्लेम लगा दिया, ठीक है। फ्लेम क्या है सर, इसे हम कह सकते हैं सर ये हीट है, या ये क्या है सर, या ये एनर्जी है। फ्लेम क्या है, एक हीट है या एनर्जी है। उससे क्या हो रहा है सर, उससे जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इससे क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं एक डेफिनेशन खींच लेता हूं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी टू इंक्रीज द टेम्परेचर। हम कह सकते हैं सर हीट एक फॉर्म का एनर्जी का एक फॉर्म है जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इजी है सर, कोई हाई फाई ऐसा रूल तो नहीं है, जो इजी है मैंने आपको बता दिया है सर, ठीक है। अब देख लेते हैं सर दूसरा। अब देखिए सर ये एक बॉक्स है, मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, पूरा बंद है सर, ठीक है। इसका जो टोटल टेम्परेचर है सर मान लेते हैं वो आपका चल रहा है 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है। यहां मेरा एक कप है, यहां मेरा एक कप है, ठीक है। जो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर है सर मान लेते हैं, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 40 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पर एक आइस है, आइस मान लेते हैं, आइस है, इसका टेम्परेचर है सर -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बंद रूम है। अब देखिए सर क्या होगा, ये गर्म है, इसके कंपेरेटिवली सराउंडिंग जो है, इसकी सराउंडिंग्स जो है वो ठंडी है, तो ये टेम्परेचर जो है ना डिक्रीज होगा इसका, और जो इसका टेम्परेचर हो जाएगा वो कम होते होते 30 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर आ जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कितना था 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि इसके कंपेरेटिवली जो इसकी सराउंडिंग जो है वो ठंडी है, तो ये अपने आप को इसके समांतर लाने की कोशिश करेगा। वही यहाँ देखिए सर, यहाँ क्या होता है सर, इसके कंपेरेटिवली इसकी सराउंडिंग जो है वो गर्म है, तो ये क्या है, टेम्परेचर गेन करेगा, इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करेगा, और जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ये कहां तक जाएगा मैक्स, ये जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस तक। यही तो है सर, ठीक है, ठीक है। ये क्यों जा रहा है सर, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, क्योंकि सर क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, यही तो है ना, तभी ये जा रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा सर, अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि हीट और टेम्परेचर में क्या अंतर है। इतना डीप में नहीं जाना है सर, ये सिर्फ समझने के लिए है, बचपन में एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था सब कुछ। तो अभी तक हमने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सर टेम्परेचर कुछ नहीं है। सबसे पहले टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर सर जी ये है कि हीट या एनर्जी कुछ भी हम प्रोवाइड करते हैं उससे जो है वो टेम्परेचर बढ़ता या घटता है। अगर हमने हीट हटा दी
तो टेम्परेचर घट जाएगा, अगर हमने हीट बढ़ा दी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर, ये ट्रांसफर जो होता है एक टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, ये हीट की वजह से नहीं होता है। ठीक है। देखिए ये हमने स्क्रीन में देखा कि 40 डिग्री सेल्सियस का कप था, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना 30 डिग्री सेल्सियस है, तो ये ट्रांसफर हो गई है। ट्रांसफर हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है सर, इसको आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इतना हम बढ़ गए, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो जो इसका एक मेन है वो हमें यही देखना है कि सर हीट टेम्परेचर में क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, अब सर आगे बढ़ते हैं। अब सर कुछ चीजें हैं, जो क्वेश्चन जो है सब यहां से फंसेगा, क्वेश्चन जो है वो यहां से फंसेगा, क्वेश्चन यहां से फंसेगा, जो है फैक्टर्स क्या है टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले। पहला है सर लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड क्या है सर, देखिए मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ, जिन्होंने पढ़ा है वो प्लीज आप थोड़ा बेयर कीजिएगा, क्योंकि नए लड़की जो पढ़ रहे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ये है सन और ये है अर्थ। सन के अराउंड हमारा अर्थ जो है रिवॉल्व करता है, ये आप सभी जानते हैं सर। ठीक है, ये हमारी होती है इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये होती है सर इक्वेटर, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये होती है इक्वेटर, ये होती है सेम और ये होती है सेम। ठीक है, तो मैं ड्रॉ ही कर लेता हूँ सर। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं टिल्टेड है सन, तो सन की जो रेज है डायरेक्टली कहां पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, इंडिया यहां पर है। तो नीचे क्या होगा सर, ऊपर ठंडी होगी, नीचे गर्मी होगी। हमें कब फील होता है, कौन से मंथ में हमें फील होता है कि ठंडी हो रही है, मतलब ठंडी होना शुरू हो रहा है, आई गेस दिसंबर से। और इसकी एक स्पेसिफिक डेट भी है सर, जो है 22 ऑफ दिसंबर। 22 ऑफ दिसंबर को सन जो है डायरेक्टली वर्टिकल होता है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के। ठीक है, दिसंबर हो गया सर। फिर धीरे 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 हम मार्च में आते हैं। मार्च में क्या होता है कि जब सन जो है डायरेक्टली किसके रेस कहाँ आती है, वो आती है इक्वेटर में। ठीक है, इसे 21 मार्च को कहते हैं। इसके बाद फिर सर जून है, फिर सर जून है। अब देखिए, अब हम देख पा रहे हैं कि सन की रोशनी डायरेक्ट जून यहाँ पर आ रही है और इंडिया भी यहीं पर ही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो ये कब होता है, ये होता है 21 जून को। और यहाँ डायरेक्ट कहाँ है, इक्वेटर में है, ये आपका होता है 23 सितंबर को। तो सर देखिए, अगर मोटा मोटा कहूँ, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आपका सीजनैलिटी का है, सीजनैलिटी का है, तो इसको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ कि सन के अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व करता है। 4 डेट्स है हमारे पास जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिसंबर, दिसंबर में हम महसूस करते हैं ठंडी हो रही है। अभी का समय देख लीजिए सर, दिसंबर ही चल रहा है, अभी जनवरी हुआ है, दिसंबर से ठंड शुरू हो गई है। ठीक है, हाफ मैंने पहना है बट इसमें जाइएगा, दिसंबर से ठंड होनी शुरू हो गई है। तो ठंड होनी शुरू हो गई है, तब से क्या है कि 22 दिसंबर को सन जो है सीधे ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, मतलब हमारे नॉर्थन हेमिस्फीयर में ठंड शुरू हो जाती है 22 दिसंबर। फिर मंथ बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं, मार्च में आते हैं। मार्च 21 को सन जो है अपनी पोजीशन को नीचे से ऊपर करते करते इक्वेटर के पास आ जाता है। अब सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर है इक्वेटर के, ओवरहेड है इक्वेटर के। तो क्या होगा, सन की रोशनी जितनी ऊपर जाएगी कैंसर में, उतनी कैप्रिकॉर्न में भी आएगी, जितनी कैंसर में जाएगी उतनी कैप्रिकॉर्न में भी आएगी। तो ना गर्म ना ठंडा। ठीक है सर, फिर हम आते हैं एक पॉइंट आगे, जून में। अब मार्च के बाद क्या होता है, धीरे धीरे अर्थ जो है अपने आप को धीरे 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 ऊपर शिफ्ट करता है, नीचे से बीच में आया फिर ऊपर जाएगा ना, ऊपर शिफ्ट करता है। तो 21 जून जो है अर्थ जो है डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है किसके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, जहां पर इंडिया है। यहाँ पर हमें गर्मी लगती है सर, हमारी गर्मी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर
धीरे धीरे 21 जून के बाद धीरे 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 सन दोबारा से नीचे आता है और सितंबर तक इक्वेटर में आ जाता है। मतलब दोनों साइड गर्मी, दोनों साइड ठंडी, ठीक है। और फिर सितंबर के बाद दोबारा से वो नीचे आके दिसंबर में आ जाता है। मतलब मैं कहूँ सीधी सीधी बात, तो देखिए यहां से शुरू करते हैं। ये जून है, जून में सन कहाँ है? ऊपर है। सितंबर में बराबर, सितंबर में सन कहाँ है? एक सेकेंड ना, मार्च। अगला पीपीटी में अगला कोई पेज खोल लेता हूँ, इसमें कंफ्यूजन भी हो जाएगा सर, तो कोई पॉइंट नहीं है कंफ्यूजन करने का। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं आपसे कहूँ तो एक टाइमलाइन खींच लेते हैं कि मार्च में सन जो है इक्वेटर में है, धीरे 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 सन ऊपर जाएगा और जून में ये कैंसर के पास हो जाएगा, जून तक ये कैंसर के पास हो जाएगा। फिर जून 21 जून के बाद धीरे 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 ये नीचे आएगा और सितंबर तक ये यहाँ पर रहेगा इक्वेटर में। फिर सितंबर के बाद धीरे 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 ये नीचे जाएगा और कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा कहाँ? दिसंबर में कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, तो सन की साइकिल देखिए कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। मतलब एक पूरे ईयर में सन इक्वेटर में कितनी बार है सर? 2 बार है। यहां पर कितना है? 1 बार है। सिंपल, समझ गए सर? अब हमारा आंसर यहां पर लाई करता है, लेटिट्यूडनल डिफरेंस में हमारा आंसर जो है लाई करता है। कैसे लाई करता है सर, ये भी देख लेते हैं। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहां था मार्च, फिर जून, फिर सितंबर, फिर दिसंबर। एक साल में सन इक्वेटर में 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार भी नहीं है। तो जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं लैटिट्यूड में, तो टेम्परेचर क्या होता है सर? कम होता है। सोचिए, इतना छोटा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे इतना लंबा जाना पड़ा। मैं इतना लंबा इसलिए गया, मैं आपको डायरेक्टली भी बोल सकता था कि सर जैसे जैसे लैटिट्यूड में हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हम लैटिट्यूड में ऊपर जाएंगे, आपका टेम्परेचर जो है वो कम होते रहेगा। लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि आपको सीजन भी याद हो जाए। अब 4 डेट्स है, देखिए मेरे सामने लिखा हुआ 4 डेट्स है। मैंने कहा 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, ये डेट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए, सीजनलिटी में बहुत काम आएगा। तो फिलहाल के लिए जो मेरा काम ये था, फिलहाल के लिए जो मेरा पॉइंट ये था, हम बात कर रहे थे लैटिट्यूड की, तो फिलहाल में लैटिट्यूड का हमारा जो मेन मकसद ये था, ये लाइन आप पढ़ लीजिए। अगर आप यही लाइन शुरू में पढ़ते तब भी आपका लैटिट्यूड का आंसर तो सही हो जाता, लेकिन मुझे आपको समझाना जरूरी था सर। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? टेम्परेचर इज हायर नियर द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल सर क्या होता है, जिसको नहीं पता बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो ये एरिया है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, उसमें भी इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हाई होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर घटते रहता है एंड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल में जाएंगे, टेम्परेचर जो है सर आपका वो डिक्रीज करेगा। सिंपल। चलिए दूसरे फैक्टर में आते हैं। हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की, हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स की। पहला पढ़ लिया हमने कौन सा सर? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में क्या पढ़ा कि ट्रॉपिक से पोल्स तक जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो क्या करेगा? वो डिक्रीज करेगा। सिंपल है। दूसरा है ऑल्टीट्यूड। जिन भी मेरे दोस्तों ने मेरी क्लास देखी है सर, कौन सी? एटमॉस्फेयर की, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की, उनके लिए ये बच्चों का खेल है, चुटकी का काम है। उनके लिए ये चुटकी का काम है। काम कैसे है? मैं कहता हूं जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा। ये उससे हमने ड्राइव किया था। अब ये कैसे किया था सर, वो लंबा कॉन्सेप्ट है। हमने इससे पहले जो क्लास लिए हैं हमने एटमॉस्फेयर की, उसमें मैंने शुरू के 10 से 15 मिनट में यही समझाया था। आप उसमें रेफर कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। या मैं ऐसा करता हूं, मैं बता ही देता हूं, क्योंकि कुछ लोग जो है नए भी हैं। ठीक है, छोड़िए, बता ही देते हैं सर। देखिए, ये हमारा अर्थ, अर्थ है, ये हमारा सन है। सन, मैं थोड़ा
तेजी में बताऊंगा सर। अगर इसका आपको डीप में जानना है तो आप वो क्लास देखिएगा एटमॉस्फेयर की, उसका शुरू के 15 मिनट्स में मैंने यही समझाया है, शुरू के 15 मिनट में मैंने यही समझाया है। अभी मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूं कि इसका फर्क क्या पड़ता है। सन से आती है इंसुलेशन, जिसे हम कहते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन अर्थ में आती है, कुछ तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ बाहर निकाल देता है, जिसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है। अब क्या होता है ना सर, अर्थ के बाहर एक गैस होती है जिसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। मेनली ये क्या होती है, CO2 होती है। क्या करता है कि जो CO2 होती है ना, जो CO2 होती है, जो अर्थ की तरफ जो सन से रोशनी आ रही है उसके लिए वो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, उसको पास होने देगी अपने अंदर से। वो जैसे आ रही है तो पूरी पास हो जाएगी। लेकिन जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, जिसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको ये आधी ब्लॉक कर लेगा, थोड़ा थोड़ा जाएगा, आधा ब्लॉक कर लेगा। उससे क्या होगा, हमारा अर्थ जो है वो गर्म हो जाएगा। उससे क्या होगा, हमारा अर्थ जो है वो गर्म हो जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट, जो एक टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो वापस रिफ्लेक्ट होके जा रही है, इसकी वजह से ही अर्थ जो है वो गर्म होता है। ठीक है, इसकी वजह से ही जो अर्थ है वो गर्म होता है। समझ गए आप। अब मैंने कहा ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है, ये जो सन से रेज आ रही है उसके लिए पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट होता है, और जो जा रही है अर्थ से रेज टेरेस्ट्रियल, उसके लिए जो है इसको रोक देता है, जिससे कि अर्थ गर्म होता है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी मेन होती है, CO2 होती है। अब इसको मैं करंट से लिंक करता हूं सर। हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हमें कम करना है। अलग अलग कॉन्सेप्ट आ गए हैं सर। हम थर्मल पावर प्लांट्स, आज की न्यूज मतलब आज कल का चल रहा है, हम थर्मल पावर प्लांट से कह रहे हैं कि आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जाइए। ठीक है, कोयले का इस्तेमाल कम कीजिए। कहीं ना कहीं हम ग्रीन हाउस गैस को रोकना चाहते हैं। इससे क्या होता है, अब देखिए, अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ गई, अगर ग्रीन हाउस गैस बढ़ गई तो उससे क्या होगा, हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बाहर निकलने वाली रेज है, ग्रीन हाउस गैस जो है उसे और एब्जॉर्ब करेगी, तो इससे जो है अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। अब अगर उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और अगर ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा तो पिघल के वो आपके सी में मिल जाएंगे, और सी का जो है वाटर लेवल जो है बढ़ जाएगा। सी का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। अब आप लोग तो कॉन्टिनेंट्स के अंदर बैठे हैं, लेकिन जो कोस्टल एरियाज हैं, जो इंडिया की कोस्टल एरियाज है, जो इंडिया की कोस्टल एरियाज है, वहां पर क्या होगा सर, वहां पर फ्लड्स बहुत प्रोन हो जाएगा। इट विल बी वेरी प्रोन टू फ्लड्स। फ्लड्स वहां बहुत कॉमन कॉमन आएंगे। ठीक है, तो कुछ हो सकता है कि डूब भी जाए। तो ये हमें बिल्कुल सोचना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग हमें हमेशा कम करनी चाहिए, पेड़ कम से कम काटने चाहिए, क्योंकि यही जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है न्यूट्रलाइज करेंगे। लेकिन आजकल जो हो रहा है वो अलग ही हो रहा है सर, वो अलग की बात है सर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसकी वजह से जो है, अब मैं टॉपिक से भटक गया सर। मैंने कहा इसकी वजह से अर्थ जो है गर्म होता है। ठीक है, इसकी वजह से अर्थ गर्म होता है। इसकी वजह से अर्थ गर्म होता है, तो जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाएंगे, हाइट बढ़ेगी, तो टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर रही है। जैसे जैसे हम इससे ऊपर जाएंगे, इससे ऊपर जाते रहेंगे, टेम्परेचर जो है कम होते रहेगा। यहाँ प्रूव हो रहा है, सिंपल प्रूव हो रहा है। अब जिसको ये भी समझ में नहीं आया है, उसके लिए और इजी वे है, दूसरा तरीका है, वो इतना इजी है कि कभी भूलेंगे ही नहीं आप। ये कंटेनर है, ये अर्थ है, ये लेयर्स हैं, अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। एक मिनट दीजिएगा सर, एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा सर, ये पीपीटी थोड़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, तो मैं कहाँ पर था सर, मैं कहाँ पर था।
ठीक है, मैं यहाँ पढ़ रहा था। मैंने कहा जिसको ये समझ में आया है ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर कम होता है, मैंने बताया कि अर्थ गर्म होता है इस टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। जिसको ये समझ में नहीं आया वो दूसरा देख ले। दूसरा क्या देख ले, मैंने कहा ये अर्थ है तो ये उसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं। अब ऑब्वियसली बात है सर, ग्रेविटी कहती है, मैं नहीं कहता हूँ सर, ग्रेविटी कहती है जो भारी पार्टिकल है वो नीचे रहेगा। ग्रेविटी कहती है सर जो भारी पार्टिकल है वो नीचे रहेगा। तो अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स या गैस के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। अब क्या होगा, जो भारी मॉलिक्यूल होगा वो नीचे होगा। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो बेसिकली 99% सिर्फ दो पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 99% इनसे बना हुआ है। बाकी और भी लेयर्स है, आर्गन हो गई, नियॉन हो गई, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये भी अलग अलग लेयर्स है। लेकिन जो बल्क है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाता है। अब जो बल्की गैसेज है वो क्या है, वो नीचे आ जाएंगी, जो मैं दिखा रहा हूँ वो नीचे आ जाएंगी और एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएंगी, राइट। और जो हल्की फुल्की गैसेज है वो ऊपर रहेंगी। अब बताइए सर, कोई अर्थ सन की रेज आई और वो रिफ्लेक्ट हो गई, कोई सन की रेज आई और वो रिफ्लेक्ट हो गई, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यही की वजह से ये हम इसी बात यहाँ कर रहे हैं। देखिए ये इसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं, बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट हो गई। अब नीचे देखिए, डेंसिटी बहुत ज्यादा है पार्टिकल से, तो जो लेयर रिफ्लेक्ट होगी, बहुत ज्यादा लेयर, जो बहुत ज्यादा हीट जो है वो हीट ट्रैप हो जाएगी, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ बहुत ट्रैप हो जाएगी क्योंकि यहाँ जो है पार्टिकल जो है बहुत क्लोज क्लोज भी है। तो जैसे जैसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जाएगी, नीचे जो है बहुत ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी, और हीट ट्रैप हो जाएगी, इसकी वजह से क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है सर। ऊपर जाएंगे तो धीरे धीरे देखिए पार्टिकल्स जो है बहुत कम कम है, ऊपर देखिए पार्टिकल्स कम कम है, तो एब्जॉर्प्शन जो है ऊपर कम होगा, तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता रहेगा। तो इससे क्या प्रूव हुआ सर, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर कम हो रहा है। आप समझे नहीं समझे सर? आई होप आप समझ गए होंगे सर। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये हमने बताया कि देखिए पार्टिकल बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ग्रेविटी का नेचर है सर, जो भारी पार्टिकल है वो नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो सारी जो भारी गैसेज है वो नीचे आ गई है, कॉन्सेंट्रेट हो गई है एक जगह पे, एक्यूमुलेट हो गई है सर। अब जैसी जो अर्थ की जो सन की रेज आई है वो रिफ्लेक्ट होगी तो बहुत सारी रेज जो है यहीं पर नीचे वाले पार्टिकल्स में ऑब्जॉर्ब हो जाएगी। और जब यहाँ पर ऑब्जॉर्ब हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। और ऊपर जो है पार्टिकल्स देखिए कितने कम कम है, कितने दूर दूर है, तो यहाँ पर अब्जॉर्प्शन जो है हल्का प्लेस होगा, या हल्का होगा अब्जॉर्प्शन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम हाइट बढ़ाएंगे टेम्परेचर जो है घट जाएगा। ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है सर, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब दोनों एक ही चीज है, आपको किससे अच्छा लगा आप वो देख लीजिए। जिसको समझ में नहीं आया बॉस, एक बार आप वीडियो रिपीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके हमेशा काम आएगा। तो इन शॉर्ट फैक्टर्स देखिए, पहले हमने लैटिट्यूड देखा। लैटिट्यूड में हमने क्या देखा, जैसे जैसे हम लैटिट्यूडल से ऊपर जाएंगे, ट्रॉपिकल से हम जाएंगे पोलर की ओर को, तो टेम्परेचर जो है हमारा घटेगा। सेकंड हमने देखा आपका ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड में हमने क्या देखा सर, जो आप सामने देख रहे हैं, कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर जो है सर आपका कम हो जाएगा। क्यों होगा, दो एग्जाम्पल आपके सामने है। एक आखिरी चीज, ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा सर, ये फैक्चुअल पॉइंट है। एक होता है नॉर्मल रैप स्टेट, हम कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ेगा विद इंक्रीज इन हाइट। कितना बढ़ेगा सर, 6 डिग्री सेल्सियस पर 1000 एल्टीट्यूड, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए सर, दो हमारे फैक्टर हो गए सर। तीसरे फैक्टर में आते हैं सर। तीसरा फैक्टर है सर हमारा लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे, एग्जांपल देते हैं सर। मुंबई है, दूसरा दिल्ली है, हमारे दिल्ली वाले जो दोस्त जो सब सुन रहे होंगे। मुंबई में जो समर्स में जो टेम्परेचर पहुंचता है मैक्सिमम, मान लीजिए पहुंचता है 34 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में पहुंचता है सर आपका मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस, मान लेते हैं। 4 क्यों, 10 मान लीजिए। ये रफ आइडिया है सर, कहीं आप कहें कि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, नहीं, ये सिर्फ रफ आइडिया है, दिस इज ऑल रफ, राइट, ये सारा रफ आइडिया है। दिल्ली में मैक्स पहुंचता है समर में 50 डिग्री सेल्सियस, और विंटर में सर यहाँ पहुंचता है मैक्सिमम टेम्परेचर, वो पहुंचता है विंटर पे, वो आपका पहुंचता है अप्रोक्सीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस, जो अभी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। अब चेंज देखिए कितना हो रहा है, चेंज देखिए कितना हो रहा है एनुअल रेंज में, जो इसको हम कहते हैं एनुअल रेंज कहते हैं, कितना हो रहा है चेंज। ये हो रहा है अराउंड अप्रोक्सीमेटली, मान लीजिए सर कितना हो रहा है, 24 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ये कितना सा चेंज हो रहा है, ये हो रहा है 50 डिग्री सेल्सियस। तो एनुअल रेंज जो है दिल्ली में ज्यादा है मुंबई से। ये क्यों है सर, दिल्ली जो है गर्म भी ज्यादा है और ठंडा भी ज्यादा है, ऐसा क्यों? ठीक है, वही है, दिल्ली गर्म भी ज्यादा है
ठंडा भी ज्यादा है, ऐसा क्यों होगा सर? यही हम पूछने के लिए आगे खड़े हैं। फर्क शुरू करने से पहले, इसको समझाने से पहले एक चीज बोल दूं कि दिल्ली और मुंबई की पहले पोजीशन देख लेते हैं सर, ठीक है? मैं कहूंगा प्लीज मेरे मैप में मत जाइएगा सर, क्योंकि इस वेबकॉम ये जो मैंने सॉफ्टवेयर लिया है या जो इंस्ट्रूमेंट लिया है, इससे मुझे बनाना नहीं आता सर मैप, ठीक है? तो देख लेते हैं सर। ये तो नीचे से मुझे पोलियो, मेरा पोलियो सा लग रहा है मुझे, मतलब ये ऐसे मान लीजिए, ठीक है? ये ऐसे हो गया, समझने के लिए ठीक है सर। मुंबई है, ये मुंबई है, और ये दिल्ली है, ठीक है? अब बताइए सर, कोस्ट कोस्ट के पास कौन है? मुंबई है। दिल्ली जो है कॉन्टिनेंट के अंदर है, तो इसमें जो पानी का जो फर्क है, क्योंकि सारे कॉन्टिनेंट्स ही है, यहाँ वाटर है, तो वाटर का फर्क यहाँ पड़ेगा। ये कोस्टल सिटी है, ये कॉन्टिनेंट वाली सिटी है, ठीक है? यही तो मेरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं लैंड एंड सी कॉन्ट्रेस्ट। लैंड और सी का क्या डिफरेंस आता है, वो डिफरेंस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। कैसे होगा सर, क्यों? ये देख लेते हैं। अब देखिए सर, कुछ कॉन्सेप्ट है जो पुराने बच्चों को पता होगा, नए वालों को शायद थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ नहीं होने दो। सन है, ठीक है? सन की रेज यहां पड़ रही है, सन की रेज पड़ रही है। एक कॉन्सेप्ट यहां बैठा लीजिए अपने माइंड में, कहीं ना कहीं सेट कर लीजिए। जहां पर धरती गर्म होगी, जहां पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी, जहां पर सन की रेज डायरेक्ट पड़ेगी, वो हवा जो है गर्म होगी, ऑब्वियस सी बात है। और गर्म हवा सर जो होती है वो हल्की होती है, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और हल्की हवा जो है वो ऊपर उठेगी, ऑब्वियस सी बात है, हल्की चीज है, ठीक है? अब देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। कॉन्सेप्ट सर देखिए आपका पूरा क्लियर हो गया। ये है आपका एक धरती, मतलब ये है आपका एक सरफेस, सन इसमें लेयर वो दे रहा है, हीट दे रहा है, ये गर्म हो रहा है। अब मान लीजिए ये हवा है, इसको हवा मान लेते हैं सर, है तो फोन लेकिन इसको हवा मानता हूं मैं, इसकी हवा है। अब गर्म हवा, ये गर्म हो गई है, तो गर्म हवा सर जो ऊपर उठ रही है, तो देखिए पहले यहां पर थी, प्रेशर था, अब क्या हो रहा है, गर्म हवा जो है सर ऊपर उठ रही है, तो प्रेशर क्या हो गया, हाथ में कम हो गया, हल्का हो गया, हल्का हो गया। समझ रहे हैं ना, प्रेशर जो है सर हल्का हो गया, ठीक है? तो इससे क्या समझे सर हम, इससे समझे जब जहां पर रेस पड़ रही है वहां क्या हो गया सर, वहां लो प्रेशर हो गया, मतलब हवा जो है ऊपर उठ गई, ठीक है? हवा ऊपर उठ गई। अब सर हवा ऊपर उठी है तो हवा कहीं आके बैठेगी भी तो, हवा कहीं पर आके बैठेगी भी तो, ऊपर उठ गई कहीं सिंक भी करेगी। मान लेते हैं यहां से उठी, ये हवा ऊपर उठी, ये ऐसे गई और ये सिंक कर गई, यहाँ सिंक कर गई, यहाँ हवा आके बैठ गई। अब बैठ गई तो जो प्रेशर इसमें था इस हाथ में, वो प्रेशर सारा वो प्रेशर इस हाथ में आ गया, वो प्रेशर इस हाथ में आ गया। अब वो प्रेशर जो है इस हाथ में आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। यहाँ जो है हवा जो है सिंक कर रही है, ठीक है? सिंपल है सर, सिंपल है। और एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, जब तक आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। विंड जो ब्लो करती है वो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है? ये आपको नींद में, सपनों में, सपने भी आपको इसके आने चाहिए कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है। सपनों में भी आप इसमें कुछ सोचे ना कि लो से हाई जाएगी, नहीं, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रहना चाहिए कि हवा जो है हाई से लो में जाएगी, ठीक हो गया सर? ये हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए, इसमें आते हैं, मैंने कहा सर सन जो है इस लैंड के ऊपर था। अब मानिए यहाँ मुंबई है, मुंबई का एग्जाम्पल, मुंबई एक कोस्टल सिटी है तो मुंबई का एग्जाम्पल है, तो मुंबई यहाँ पर था, सन यहाँ पर था, गर्म हो गई लैंड, गर्म हुआ ऊपर उठ गई, यहाँ पर आके सिंक कर गई। अब मैंने कहा विंड ब्लो करती है हाई से लो, तो विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी, हाई से लो ब्लो करेगी। अब समझिए, जब मुंबई में गर्मी होती है तो समुद्र से ठंडी हवा मुंबई की ओर को आती है, ठीक है? समुद्र से ठंडी हवा मुंबई की ओर को आती है क्योंकि विंड ब्लो करती है हाई से लो प्रेशर, हाई से लो प्रेशर ब्लो कर रहा है विंड, तो जो ठंडी हवा है वो मुंबई की ओर को आती है, जिससे क्या होता है सर, मुंबई जो है ज्यादा गर्म नहीं रहता, ज्यादा गर्म नहीं होता, क्योंकि क्या होता है, सी समुद्र से ब्रीज आती है जिससे हम कहते हैं
सी ब्रीज। ठीक है भाई, मुझे उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा सर। मैंने बहुत ही इजी वे से बताया है। ये कॉन्सेप्ट जो है गर्म हवा का बैठना और ऊपर उठना, ये मैंने ऐसा बताया है कि इसके लिए आपको कोई पहले का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। बाकी जब हम इस कॉन्सेप्ट में आएंगे तो इसके बारे में हम एक डीप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम एक डीप एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे वो उठता है बैठता है, ऐसा क्यों होता है। फिलहाल के लिए ये आपको समझ में आना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी की वजह से जब हवा चलती है समुद्र से कहां पर, लो प्रेशर मतलब लैंड की ओर को मुंबई में, तो क्या होता है मुंबई में ज्यादा गर्मी नहीं होती, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर जो मुंबई हिट करता है वो अप्रोक्सीमेटली हिट करता है 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ, बाकायदा वहां उमस बहुत होती है। उमस कैसे होगी सर? क्योंकि जो हवा इस समुद्र से जा रही है, ये मॉइस्चर होता है सर, इसमें मॉइस्चर होता है, तो उमस लगती है, उमस मान सकते हैं। ठीक है, इसका ही अपोजिट कॉन्ट्रास्ट ठंडी है मान लेते हैं। ठंडी में क्या होगा सर? सन तो है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा लो प्रेशर, यहाँ हो जाएगा ठंडी है। ठीक, ठंडी है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पढ़ा है नहीं पढ़ा अभी हमने? हमने कहीं पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? नहीं, हमने कहीं नहीं पढ़ा अभी है। ना ना ना, हमने ये नहीं पढ़ा है। ठीक है, ये पढ़ा देते हैं सर आपको। पहले पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको आना चाहिए सर, फिर हम इस स्लाइड में दोबारा आएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी हीट रिक्वायर्ड चाहिए, कितनी हीट हमें चाहिए होगी, कितनी हीट हमें चाहिए होगी कि उसका टेम्परेचर हम जो है 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। सर कैसे पता? ये लो, अब पता लग जाएगा आपको। समझ गए होंगे सर? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस। सॉलिड क्यों है सर? सारे पार्टिकल्स जो है पास में है। लिक्विड है, थोड़ा दूर दूर है। गैस बहुत दूर दूर है। अब मैं अगर यहाँ हीट देता हूं या मैं यहाँ पर एनर्जी देता हूं, तो पार्टिकल्स क्या है, आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? गर्म होंगे और टेम्परेचर जो है इनका बढ़ेगा। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसमें हीट ट्रांसफर करता हूं तो सारे पार्टिकल जो है वो आपस में कोलाइड करेंगे। सारे पार्टिकल जो है आपस में कोलाइड करेंगे, जल्दी स्प्रेड होगा, गर्म होंगे, हीट जो है जल्दी स्प्रेड करेगी। हीट जो है जल्दी स्प्रेड करेगी, हीट प्रोवाइड की है ना सर, मैंने एनर्जी प्रोवाइड की है आपस में। एनर्जी मैंने मान लो इसमें एनर्जी यहाँ से दे दी, ये कोलाइड करेगा, ये इसमें ट्रांसफर करेगा, ये यहाँ ट्रांसफर करेगा, ऐसे करते करते इस पूरे सिस्टम में हीट एनर्जी पूरी ट्रांसफर हो जाएगी और इसका टेम्परेचर जो है जल्दी बढ़ जाएगा। इसमें जो है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, तो इसका टेम्परेचर जो है हल्के बढ़ेगा और इसका बहुत हल्के बढ़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं इसको टेक्निकल वे में बताऊं तो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या होगी सर? वो लो होगी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी हाई होगी और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत हाई होगी। एसएससी मतलब सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया सर? बताइए, थोड़ा जल्दी बताया मैंने, समझ में आया? नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा सर, देख लीजिए एक बार। देख लेते हैं। हमने ये कहा सर, हमने ये कहा कि सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं। अगर मैं हीट प्रोवाइड करता हूं तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड करेंगे तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में हीट जो है बहुत जल्दी ट्रांसफर होगी, धीरे धीरे पूरे सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो जाएगी, और जब पूरे सिस्टम में हीट ट्रांसफर हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या हुआ? मैंने थोड़ी सी हीट प्रोवाइड की, थोड़ी सी मैंने एनर्जी प्रोवाइड की, उससे क्या हुआ? टेम्परेचर जो है बढ़ गया। तो मेरा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या कहता है? देखिए स्क्रीन में देखिए, heat required to change the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। तो हमने तो इसमें सॉलिड में बहुत कम हीट दिया है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है बहुत कम हो जाएगा। whereas लिक्विड में क्या होगा? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, वाइब्रेट करने में मुश्किल हो जाएगी, तो इसमें हमें और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। और गैस में तो आप पूछिए मत सर, ठीक है, वो तो आप देख ही रहे हैं सर। तो अब मैं अपने कॉन्सेप्ट में आता हूँ सर।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने देखा सर, ठीक है। अब मैंने कहा ये लिक्विड की क्या होती है, हाई होती है, और सॉलिड की क्या होती है, लो होती है, ठीक है। हमने यहाँ देखा, हम मुंबई की बात कर रहे थे सर, रिवाइज कर लेता हूँ, हम मुंबई की बात कर रहे थे। मुंबई में मैंने कहा सर, मुंबई में क्या होता है, मुंबई ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है और मुंबई ज्यादा गर्म भी नहीं होता है। गर्म बात करते हैं, गर्म में क्या होता है, सन अगर मुंबई के ऊपर है यहाँ पर, तो क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट है, लो प्रेशर होगा, गैस सारी गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, लो प्रेशर होगा, फिर एक गर्म हवा जाके कहीं ना कहीं तो बैठनी है, तो एक गर्म हवा जाके जो है यहाँ कहीं बैठेगी, तो यहाँ हाई प्रेशर होगा। विंड ब्लो करती है हाई से लो, तो समुद्र से लैंड की ओर को एक हवा ब्लो करेगी जिसे हम कहते हैं सी ब्रीज। उससे क्या होगा, मुंबई जो है ज्यादा गर्म नहीं होगा, ठंडी हवा होती है, लेकिन उमस होती है, मॉइस्चर होती है, समुद्र के ऊपर से आ रही है, उसमें मॉइस्चर है, उमस है, तो ये चिपचिपा होता है सर कोस्टल सिटीज में, ठीक है। दूसरा है, बात कर रहे हैं विंटर्स की। विंटर में ज्यादा ठंडी क्यों नहीं होती सर, विंटर में क्या है सर, लैंड जो है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, क्यों, क्योंकि लैंड का जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लो है, ज्यादा गर्म और ज्यादा ठंडा, अभी पढ़ा सर हमने पीछे, ठंडी होती है, लेकिन पानी जो है इसकी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हाई है, तो पानी अभी गर्म रहता है, ये समझ लीजिए, पानी अभी क्या रहता है, गर्म रहता है, एज हॉट रहता है एज कंपेयर टू लैंड, ठीक है। गर्म है तो गर्म हवा जो है ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, अब कहीं ना कहीं आके सिंक करना है, तो यहाँ पर सिंक करेगा, यहाँ क्या हो जाएगा सर, हाई प्रेशर। मैं तेज जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, जहां पर सिंक कर रहा है वहां हाई प्रेशर हो जाएगा, जहां से उठ रहा है वहां लो प्रेशर हो जाएगा। तो विंड क्या फ्लो करता है, हाई से लो, विंड हाई से लो ब्लो करता है। अब जब ठंडा है, यहाँ पर मुंबई के ऊपर ठंडी हो रही है, लेकिन जो विंड ब्लो कर रहा है वो समुद्र की ओर को कर रहा है, तो जितनी ठंडी हवा है वो कहाँ जाती है, समुद्र की ओर को जाती है, तो मुंबई में ठंड भी जो है कंट्रोल की होती है, ठीक है। जल्दी बोला है, एक बार दोबारा से हल्की में रिवाइज कर लेता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये टॉप, ये जो फैक्टर है इसको हम क्लोज कर देंगे। इसमें क्या कह रहा हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने पढ़ा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है लिक्विड की क्या होती है, हाई होती है, क्यों, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और जो ये है आपका समुद्र है, उसको ठंडा होने में टाइम लगेगा, ज्यादा जल्दी गर्म भी नहीं होगा, ज्यादा जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। तो जब विंटर चल रहे हैं तो लैंड ठंडी हो चुकी है, लेकिन समुद्र अभी भी गर्म है एज कंपेयर टू लैंड, पूरा गर्म नहीं है, लेकिन लैंड के कंपैरिजन में गर्म है, क्योंकि लैंड का जो है बहुत जल्दी ठंडी होती है और बहुत जल्दी गर्म होती है, वही कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। तो समुद्र जो है कंपेरेटिवली गर्म है, तो गर्म है तो क्या है, गर्म हवा जो है समुद्र की इस समय उल्टा हो जाएगा, इस हाथ से ऊपर उठेगी और यहाँ आके बैठेगी, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, लैंड में हाई प्रेशर हो जाएगा, और जब लैंड में हाई प्रेशर हो जाएगा तो विंड कहाँ ब्लो करती है, हाई से लो, ऐसे विंड ब्लो करेगी, लैंड से समुद्र की ओर को ब्लो करेगी विंड, और ठंड में क्या होगा, सारी ठंडी हवा जो है वो समुद्र की ओर को चली जाएगी, तो इससे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज हो गया। जो लैंड से आ रही है सी ब्रीज, तो सी से आ रही है, तो यही कॉन्टिनेंट 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 का फर्क यही होता है कि यहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही, तो ये ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा ठंडा होगा। मेरे मुंबई या जो कोस्टल एरिया वो क्या होगा, वो समुद्र के तट पे है, वहां ठंडा भी कंट्रोल में होगा, गर्मी भी कंट्रोल में होगी, तो उमस ज्यादा होगी। समझ गए सर आप, उम्मीद करता हूँ कि तीसरा फैक्टर भी आपको सर क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा सर, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया सर, वो देख लेते हैं। तीन चार फैक्टर हमने पढ़ लिए हैं, वो हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं सर, ठीक। पहला फैक्टर हमने पढ़ा, हमने पहला फैक्टर पढ़ा सर, क्या पढ़ा हमने पहला फैक्टर, हमने पढ़ा पहला फैक्टर लैटिट्यूड। शॉर्ट बताऊंगा सर, बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने वीडियो में दे दिया आपकी, शॉर्ट बता रहा हूँ। लैटिट्यूड में क्या है सर, जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल से मतलब इक्वेटर से जाते हैं पोल्स में, तो क्या होता है, टेम्परेचर जो है घटता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा हमने पढ़ा ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मेन कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था किसमें, एटमॉस्फेयर में, इसमें हमने पढ़ा पहला कॉन्सेप्ट कहा एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में क्या पढ़ा सर हमने, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर जो है सर घटता है, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा है सर लैंड एंड सी डिफरेंशिएशन, लैंड एंड सी, ये पढ़ लिया हमने, हमने एग्जांपल दिया मुंबई का, हमने एग्जांपल लिया दिल्ली का, मोर हॉट और मोर कोल्ड, वेयर यहाँ क्या है, लेस लेस हॉट एंड लेस कोल्ड, ठीक है। तीन हमने पढ़ लिए सर, ठीक है, तीन हमने पढ़ लिए।
और 3-4 फैक्टर आपके और होते हैं। कॉन्टिनेंटली हमने पढ़ लिया, ठीक है सर। हमारा एक फैक्टर आता है सर वेजिटेशन, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं सर, 3 पढ़ लिया हमने। चौथा आता है सर हमारा वेजिटेशन, 1 मिनट दीजिएगा सर मुझे। ठीक है, वेजिटेशन सर क्या है? फॉरेस्ट एरिया है सर, ठीक है। वेजिटेशन में सर क्या होगा, यहाँ पढ़िए, soil devoid of vegetation cover receives heat more rapidly than the solid under vegetation cover because vegetation cover absorbs much of the heat and then prevents quick radiation from the earth, whereas former radiates it more rapidly। देखिए, एक ऐसी सॉइल है जहां पर वेजिटेशन नहीं है, सॉइल डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन, ये खाली है, ये है यहाँ यहाँ बहुत सारे ट्रीज है, सॉरी ट्रीज है, आदमी नहीं, ट्रीज है। तो सनलाइट जो है डायरेक्ट यहाँ आ रही है और यहाँ पर जो है इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। हीट जो है ज्यादा रिसीव कर रहा है, ये दिख रहा है, हीट जो है ज्यादा रिसीव कर रहा है, ये हीट जो है लेस रिसीव कर रहा है, ठीक है। बिकॉज वेजिटेशन कवर एब्जॉर्ब मच ऑफ द सनलाइट, ये जो है वेजिटेशन जो है इसकी एब्जॉर्ब कर रही है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, एंड देन प्रिवेंट्स क्विक रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ, और प्रिवेंट भी कर रही है, जो बची कुछ नीचे आएगी ना, और जब ऊपर जाएगी, जब इसको रेडिएट करेगी तब भी प्रिवेंट कर रहा है। मतलब मानिए ये पेड़ है, सनलाइट आ रही है, ये इसमें भी बाधा दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो आएगी, और जो जो निकल रही है इससे उसमें भी दिक्कत पैदा कर रहा है, ठीक है। वेरएज जो ये चीज है, ये आ भी आ रही है आसानी से और जा भी आसानी से रही है, ठीक है। तो ये क्या प्रूव करता है सर, ये प्रूव करता है कि द टेम्परेचर वेरिएशन इन डेंसली फॉरेस्ट एरियाज आर लोअर देन दोज इन डेजर्ट एरियाज। सिंपल है सर। इसका मतलब सर क्या है कि जो टेम्परेचर वेरिएशन है डेंसली फॉरेस्ट एरियाज में, जो इसमें टेम्परेचर है वो लोअर है, डेजर्ट में बहुत ज्यादा होगा सर, इसमें लो होगा, तो ये क्या होगा, वेजिटेशन कवर होगा, थिक फॉरेस्ट है सर, ठीक है। सिंपल सा है सर। देखिए, इस को छोड़ दीजिए, आप सिंपल में बताइए, मैं एक पेड़, गर्मी में मैं कहाँ बैठता हूँ, पेड़ के नीचे बैठता हूँ। ऐसा तो है नहीं मैं जाके खुले आसमान में बैठ जाऊंगा, तो मैं पेड़ के नीचे क्यों बैठता हूँ सर? मैं पेड़ के नीचे इसलिए बैठता हूँ कि वहां ठंड कम लगती है, छाया आती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ पाती, जो पेड़ की कैनोपी होती है उसे रोक लेती है। सिंपल है, वेजिटेशन कवर, तो इतना इजी है सर, नॉट मच टू नो, ठीक है। 3-4 पॉइंट हो गए सर, ठीक है। इसके अलावा सर कुछ और कुछ फैक्टर्स हैं हम पे, देख लेते हैं सर। एयर मास का कॉन्सेप्ट सर लास्ट में पढ़ेंगे सर। ओशन करंट, देखिए ये तो आपने पढ़ा नहीं है सर, ओशन करंट्स तो ओशियोनोग्राफी है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी एक कॉन्सेप्ट है, वैसे एक ओशियोनोग्राफी का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो फिर भी मैं देख लेता हूँ, इफ इनके समझ में आए तो वेल एंड गुड, वरना मैं बाद में इसको पढ़ाऊंगा सर, ठीक है। तो देखिए ओशन करंट्स, ये भी एक फैक्टर है। ओशन करंट्स में 2 टाइप के होते हैं, कोल्ड और वार्म, ठीक है, कोल्ड और वार्म, ठीक है। अब जहां पर वार्म ओशन करंट है वहां क्या है सर, टेम्परेचर जो है सर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा सर, इवेपोरेशन बढ़ेगा, कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल हो जाएगी, सिंपल है। इवेपोरेशन बढ़ेगा और क्या होगी सर, रेनफॉल हो जाएगी। जो कोल्ड करंट हो गया वहां क्या होता है सर, टेम्परेचर सर कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन भी कम होगा सर, और लेस रेनफॉल होगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सर अभी के लिए इसको रहने देते हैं सर, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो टॉपिक बहुत लंबा चले जाएगा सर, फिर मुझे पूरा का पूरा ओशन करंट आपको कराना पड़ेगा। अभी के लिए तो समझ लीजिए कि जो कोल्ड ओशन करंट होते हैं वहां पर टेम्परेचर जो है कम होता है, जैसे कोल्ड दिखा रहा है कि कोल्ड में जो है टेम्परेचर कम होता है और वार्म में जो है टेम्परेचर हाई होता है। जहां पर कोल्ड होते हैं वहां पर रेनफॉल कम होती है, और जब रेनफॉल कम होती है तो वहां पर क्या होता है सर, डेजर्ट या एरिड एरिया होता है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, एक बार मैं स्लाइड पढ़ के दिखाई देता हूँ आपको, शायद उसमें कुछ जानकारी एक्स्ट्रा मिल जाए। ओशियन करंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, मैंने बताया, ठीक है। ओशियन करंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वार्म एंड कोल्ड। Warm current make the coast along with they are flow warmer, along which they blow flow warmer, while cold currents reduce the temperature of the coast along which they flow। ये देखिए वही लाइन में बताइए आपको सर, ठीक है, ठीक है सर। ये अभी रहने दीजिए सर, ये हमने एग्जांपल दिया है सर, और मैं चाहता हूँ कि ये अभी मत देखिए आप, ये अभी मत देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट है सर, पार्ट तो इंटरेस्टिंग है, अभी मत देखिए सर,
जब हम अपना एक कॉन्सेप्ट खत्म करके ओशियोनोग्राफी में आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये पार्ट भी मैं ही आपको पढ़ाऊँ सर। तो अभी तो समझ लीजिए, जहाँ पर कोल्ड करंट होगा वहाँ टेम्परेचर जो है कोल्ड हो जाएगा, जहाँ वार्म करंट होगा वहाँ टेम्परेचर जो है वार्म हो जाएगा। ठीक है, अभी तो समझ लीजिए सर। ठीक है, लगभग यही फैक्टर्स, मोटे मोटे फैक्टर्स जो पढ़े हमने, एक बार इसको समराइज कर लेते हैं सर। जो मोटे मोटे फैक्टर्स हमने पढ़े वो हमने पढ़े हैं सर, समराइज कर लेते हैं। तो टेम्परेचर हमने देखा सबसे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखे, आप एक बार मैं समराइज कर रहा हूं। हमने देखा सर टेम्परेचर एंड हीट में डिफरेंस। ठीक है, हमने इसमें डिफरेंस देखा। दूसरा हमने देखा फैक्टर्स। फैक्टर्स का पहला हमने देखा सर लैटिट्यूड, दूसरा हमने देखा ऑल्टीट्यूड, सर तीसरा हमने देखा क्या, याद कीजिए, लैंड एंड सी। चौथा सर हमने देखा वेजिटेशन कवर। पांचवा हमने देखा सर ओशन करंट। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा कुछ रैंडम टॉपिक्स हमने पढ़े हैं कुछ अलग सा। हमने पढ़ा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, पढ़ा हमने सर एक। ठीक है, अब देखिए सर, फैक्टर्स टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, बट ये जो है मोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर अभी की क्लास में यहाँ पर रोकता हूँ। हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। ठीक है, एक अच्छी डेफिनेशन टेम्परेचर की अगर मैं बोलूं तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, चलिए टेम्परेचर हमने पढ़ लिया और कुछ फैक्टर्स पढ़े हमने जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को मैंने अपनी तरफ से बहुत ही इजी करने की कोशिश की है, जिससे कि आप लोगों को बहुत आसानी हो जाए। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा सर। एक बार तो लेक्चर पूरा करप्ट हो गया था, दोबारा से मुझे लेक्चर बनाना पड़ा सर। एनीवे, मेहनत करते रहिए सर, स्टे सेफ। अब तो जो आज की जो पर्टिकुलर न्यूज है वो आपने देखी होगी, कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो ऑलमोस्ट लगने वाली है। तो ठीक है सर, पहले वो आपका डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ को लगेगी, एंड सेकंड वो आपकी लगेगी किसे, जो कि आपके फ्रंट पे काम कर रहे हैं, लाइक पुलिस, सीए, पैरामिलिट्री। ठीक है, जो कि फ्रंट पे काम कर रहे हैं। तो वो तो करंट अफेयर ही हो गया सर। बाकी स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहिए सर। बाय।